आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीका से बेसिकली एक मशीन लर्निंग प्रोसेस काम करता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मशीन लर्निंग प्रोसेस किस तरीका से काम करता है। यदि आपको नहीं पता कि मशीन लर्निंग प्रोसेस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने YouTube चैनल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल कोर्स लाने का फैसला कर लिया है। इसका पहला वीडियो आ चुका है, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोसेस पर बड़ा फोकस करेंगे। जितना भी 1 घंटा आधा घंटा का वीडियो होने वाला है आपको बड़ा ध्यान से समझना है। मशीन लर्निंग का प्रोसेस में सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। दूसरा स्टेप में होता है हमारा डेटा मॉडलिंग, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को समझा जाएगा बड़ा ध्यान से, लेकिन अभी आपको बस स्टेप समझना है कि कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है। और तीसरा प्रोसेस जिसको आप आखिरी प्रोसेस समझ सकते हैं वो है डेटा इवैल्यूएशन, ठीक है। ये 3 स्टेप में हमारा मशीन लर्निंग का प्रोसेस जो है वो काम करता है। इतना आपको समझना है। अब समय आता है कि इन सभी चीज़ों को एक एक करके अच्छा से समझते हैं, ठीक है। सारे के सारे स्टेप आपको बखूबी बताए जाएंगे। जितना भी देर लगे आपको इस वीडियो को कंटिन्यू 1 बाय 1 करके एक एक स्टेप देखना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मशीन लर्निंग का पहला स्टेप डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है। इस स्टेप के अंदर भी 3 चीज़ें होती है। पहले डेटा को इंपोर्ट करना, इन सारे स्टेप के बारे में डिस्कस किया जाएगा एकदम अच्छे से। दूसरा स्टेप होता है डेटा क्लीन करना, और तीसरा स्टेप होता है डेटा को स्प्लिट करना ट्रेनिंग और टेस्ट सेट्स में। अभी इन सारे स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, आपको एंड तक बना रहना है। दूसरा स्टेप होता है डेटा मॉडलिंग। बेसिकली इसके अंदर भी 3 प्रोसेस होते हैं। पहला डेटा को बिल्ड करना, मॉडल को। दूसरा स्टेप होता है मॉडल को ट्रेन करना, और तीसरा स्टेप होता है प्रिडिक्शन मेक करना, यानी प्रिडिक्शंस करना। इन तीनों स्टेप्स में क्या होते हैं आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। आखिरी स्टेप होता है मशीन लर्निंग प्रोसेस का, वो है डेटा इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, इसमें परफॉर्मेंस मैट्रिसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। दूसरा स्टेप में वर्डिक्ट मेक किए जाते हैं, यानी मेकिंग वर्डिक्ट। ये दोनों स्टेप क्या है आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा सभी चीजें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आ जाता है वो है डेटा को इंपोर्ट करना। इस स्टेप में क्या होता है बड़ा ध्यान समझिए। मशीन लर्निंग में डेटा को इंपोर्ट करने का मतलब यह है कि डेटा को एक एक्सटर्नल सोर्स से आपके मशीन लर्निंग एनवायरनमेंट में लेकर के आना। वो एनवायरनमेंट जो हम लोगों ने कल बनाना सीखा था, उसका वीडियो आप जाकर के देख लीजिए। फ्रेमवर्क में लाना जो कुछ भी आप कहीं बना रहे हैं, ताकि आप उसका एनालिसिस कर सके, आप मॉडल ट्रेन कर सके, बना सके। डेटा जो है वो अलग अलग सोर्सेज से आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डेटाबेस, CSV फाइल। ये CSV फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। ये आपका स्प्रेडशीट्स हो सकता है, API हो सकता है, या कोई अलग डेटा स्टोरेज फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। डेटा को इंपोर्ट करना टिपिकली एक इनिशियल स्टेप होता है मशीन लर्निंग पाइपलाइन में, ठीक है। यदि एक बार आप डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप डेटा को प्री प्रोसेस कर सकते हैं, आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ताकि उसका यूज मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल मेकिंग में किया जा सके। डेटा को इंपोर्ट करने से होता क्या है, आप एक्सेस कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं किन चीज़ों को, उन इंफॉर्मेशन को जिसमें कि डेटा सेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप बिल्ड कर सके, ट्रेन कर सके मशीन लर्निंग मॉडल्स को, ठीक है। वहीं दूसरा चीज होता है, देखिए डेटा को इंपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड होता है, और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर और मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क पर, ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हैं। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो लाइब्रेरी या फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि डेटा इंपोर्टिंग फैसिलिटेट हो सके। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पाइथन में
पाइथन में आप लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं जैसे कि पैंडाज और नमपाई। इसका यूज करके आप डेटा को इंपोर्ट करते हैं अलग अलग फॉर्मेट में या डेटाबेसेस में, ठीक है। वहीं पर दूसरा स्टेप जो आता है हमारा वो आता है कि डेटा को इंपोर्ट करना एक क्रूशियल स्टेप होता है मशीन लर्निंग प्रोसेस में, और जिससे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर आप उन सारे डेटा का यूज करके अपने मॉडल को इफेक्टिवली और एक्यूरेटली ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर दूसरा स्टेप हमारा आता है, पहला ही स्टेप का है जो कि हमारा इंपोर्टिंग द डेटा का है, इसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग ही होता है। दूसरा स्टेप आ जाता है हमारा डेटा को क्लीन करना, ठीक है। डेटा क्लीनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मशीन लर्निंग प्रोसेस में। इसमें होता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हैंडलिंग एनी एरर्स, ठीक है। कोई भी एरर आ जा रहा है या इनकंसिस्टेंसीज आ जा रही है आपके डेटाज में, या फिर कोई वैल्यू मिस आउट हो रहा है, या फिर आउटलायर्स हो रहा है, या फिर कोई भी इश्यूज हो रहा है आपके डेटा सेट को प्रेजेंट करने में, तो इसको सही तरीका से सही करना डेटा का क्लीनिंग कहलाता है। डेटा क्लीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिससे कि आप क्वालिटी, रिलायबिलिटी और डेटा का आप ये सारे ट्रेनिंग, मशीन लर्निंग मॉडल्स, ये सभी चीजें अच्छा से एक्यूरेटली और सिग्निफिकेंटली देख सकें। दूसरा स्टेप होता है हमारा डेटा का क्लीन करने का स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कॉमन टास्क होते हैं जिसका यूज करके आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले हैंडलिंग मिसिंग डेटा। जो भी आप अपने डेटा में इंपोर्ट कर रहे हैं वो मिस आउट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ध्यान समझिए, जो भी मिसिंग वैल्यू है डेटा सेट में, ठीक है, या फिर आप ये नहीं जान पा रहे कि डेटा को हैंडल करने के लिए कौन कौन से वैल्यू नहीं दिए गए हैं, वो सभी चीजों को रीच आउट करना हैंडलिंग मिसिंग डेटा कहलाता है। इसमें होता क्या है ध्यान समझिए, जो भी मिसिंग वैल्यू है रो कॉलम में आप उसको फिल आउट कर सकते हैं कोई भी एस्टिमेटेड वैल्यू से, जैसे मीन, मीडियन या मोड का यूज करके, या फिर एडवांस्ड इम्प्यूटेशन टेक्निक आजकल आ गई है, उन सारी चीजों टेक्निक्स का यूज करके। दूसरा स्टेप आता है हमारा रिमूविंग आउटलायर्स। ये भी क्लीनिंग द डेटा के अंदर आते हैं। देखिए आउटलायर्स होते क्या है, ये एक एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं जो कि डिविएट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिविएट हो जाते हैं फ्रॉम नॉर्मल पैटर्न। मतलब कि डिविएशन को हम लोग आउटलायर्स कहते हैं। इससे होता क्या है, इससे परफॉर्मेंस जो होता है मशीन लर्निंग मॉडल्स का वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। आउटलायर्स जो है उसका यूज़ करके उसको मतलब आइडेंटिफाई करके कि किस तरीक़ा से स्टैटिस्टिकल मेथड या विजुअलाइजेशन टेक्निक, इन सारे कीवर्ड का आपको ध्यान रखना है, बहुत सिग्निफिकेंट चीजें हैं। इन सभी चीजों का यूज करके आप आउटलायर्स को या तो रिमूव कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वहीं तीसरा स्टेप आता है डीलिंग विद डुप्लीकेट डेटा। बहुत सारे डेटा डुप्लीकेट हो जाते हैं। डुप्लीकेट डेटा को आप बेसिकली उसको आपको हटाना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब डेटा जो रहता है ये बायस और मॉडल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को, और ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होता है डेटा रिडंडेंसी या रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बाद में समझ में आता रहेगा, लेकिन आपको ये सारे स्टेप्स दिमाग में रखनी है, अभी बहुत चीजें आपके लिए आने वाली है। फोर्थ स्टेप होता है स्टैंडर्डाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग डेटा, यानी डेटा को स्टैंडर्डाइज करना, ये सभी चीजें और डेटा को नॉर्मलाइज करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। होता क्या है, देखिए डेटा को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाता है, या उस स्केल में लाना जिससे कि हम लोग ये एंश्योर कर सके कि उसमें अलग अलग स्केल्स आ गए हैं, यूनिट्स आ गए हैं कंपेरेबल लेवल के। ठीक है, कॉमन टेक्निक होते हैं डेटा स्टैंडर्डाइज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सब्ट्रैक्टिंग मीन एंड डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं डेटा को स्टैंडर्डाइज करना या नॉर्मलाइज करना। पांचवा स्टेप होता है हैंडलिंग कैटेगोरिकल
वेरिएबल्स, मतलब कि मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो अक्सर न्यूमेरिकल इनपुट उनको जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को एनकोड करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में। अभी ये स्टेप्स को आपको एकदम क्रूशियल समझना है और मैं आपको इस आने वाले सीरीज में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इसमें होता क्या है, इसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हॉट एनकोडिंग, लेबल एनकोडिंग या फिर ऑर्डिनल एनकोडिंग, इन सारे स्टेप्स का यूज करके आप ये स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। सारे स्टेप्स समझाए जाएंगे आपको, बस आपको समझना है कि डेटा क्लीन करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। छठा स्टेप होता है डेटा को रिजॉल्व करना एरर्स से, यानी डेटा में एरर्स हटाना। मैंने आपको शुरू में बताया कि डेटा में इनकंसिस्टेंसीज हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण या डेटा एंट्री मिस्टेक के कारण। बहुत इसेंशियल हो जाता है डेटा को आइडेंटिफाई करना, एरर को, और उसको करेक्ट करना, ठीक है, ताकि डेटा एक्यूरेसी बनी रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें 6 स्टेप होता है और ये एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं डेटा क्लीनिंग के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्पेसिफिक स्टेप्स, टेक्निक्स यूज्ड होते डेटा क्लीनिंग के लिए, ठीक है, जिससे कि डेटा का नेचर और जो भी रिक्वायरमेंट होता है मशीन लर्निंग का, ये हैंड टू हैंड खत्म हो सके। डेटा क्लीनिंग का यूज करके हम लोग क्वालिटी और रिलायबिलिटी डेटा का बढ़ाते हैं, जिससे कि हम लोग डेटा को और एक्यूरेट और रोबस्ट बना सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं रोबस्ट, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए, तीसरा स्टेप होता है हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग में ही, जो है स्प्लिटिंग इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स। ये क्या है, बड़ा ध्यान समझना है, ध्यान समझिए। डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में बदलना एक क्रूशियल स्टेप माना जाता है मशीन लर्निंग प्रोसेस में। इसमें होता क्या है, इसमें होता है डेटा, जो भी अवेलेबल डेटा है उसको 2 सेपरेट सबसेट में बदलना, पहला द ट्रेनिंग सेट और दूसरा द टेस्ट सेट, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जो ट्रेनिंग सेट होता है उसका यूज होता है ट्रेन करना मशीन लर्निंग मॉडल को। इसमें होता क्या है, इसमें लेबल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए इनपुट फीचर और करस्पॉन्डिंग टारगेट वेरिएबल्स, ठीक है। यदि कुछ कीवर्ड नहीं आ रहे समझ में, डू नॉट वरी, आगे आपके लिए प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसमें होता क्या है, मॉडल जो है वो पैटर्न समझते हैं। जैसे चैट जीपीटी के एग्जांपल ले सकते हैं, उनको आप देखते होंगे, कोई भी चैट जीपीटी या फिर कोई भी बॉट आपको कहता होगा आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, मतलब मैं तुमसे सीख रहा हूं। होता यह है कि वो जनरेटिव एआई पर काम करते हैं, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर वो काम करते हैं, जो कि बताता है कि बेसिकली हम लोग उनको सिखा रहे हैं और हमारे बिहेवियर को वो एब्जॉर्व करे एक बच्चे के जैसे, और वो चीज़ों को सीख रहे हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग प्रोसेस में यही होता है। ये जो मॉडल है ये अपने पैरामीटर को एडजस्ट करते हैं। आपने सुना होगा चैट जीपीटी 4 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन पैरामीटर से सिखाया गया है। तो हम लोग अलग अलग पैरामीटर से मशीन मॉडल को ट्रेन करना सिखाते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, ताकि एरर को मिनिमाइज किया जा सके और उसके परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जा सके, ठीक है। देखिए, अगला आता है टेस्ट सेट। इसमें होता है क्या, टेस्ट सेट का यूज इवेल्युएट करने में होता है, किसका, परफॉर्मेंस, जो कि आप मॉडल को ट्रेन करके अभी अभी बनाए हैं, यानी इसका यूज टेस्ट करने में होता है आपके द्वारा बनाया हुआ मॉडल का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारे अनसीन एग्जांपल्स इसको दिए जाते हैं, जो कि ट्रेनिंग के दौरान यूज नहीं किए गए हैं, ठीक है। ये टेस्ट सेट जो होता है वो हेल्प करता है इस बात को पता करने के लिए कि किस बढ़िया तरीका से जो मॉडल है वो नए डेटा को जनरलाइज करता है, अनसीन डेटा के साथ खेल करता है, ठीक है। फिर ये डेटा को इवेल्युएट किया जाता है मॉडल का परफॉर्मेंस टेस्ट सेट के बेसिस पर, और फिर हम लोग पता लगाते हैं कि रियल वर्ल्ड में जो हमारा मॉडल है वो अनसीन डेटा को कैसे ट्रीट करेगा। इसी को हम लोग जेनरेटिव एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक पार्ट मान सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग डेटा है
ट्रेनिंग सेट में और टेस्ट सेट में इसमें रैंडमली पार्टीशन कर दिया जाता है डेटा सेट का। ठीक है, एक कॉमन प्रैक्टिस जो कि हम लोग डेटा को मतलब सिग्निफिकेंट पोर्शन में बांटते हैं, जैसे 70 to 80% में हम चीज़ों को बांटते हैं, जैसे ट्रेनिंग के लिए और बाकी रिमेनिंग पोर्शन टेस्टिंग के लिए। ठीक है, और जो स्पेसिफिक स्प्लिट है वो रेशियो में वो वेरी हो सकता है। ये बातें डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा का क्या साइज है, डेटा सेट कितना बड़ा है, या फिर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर भी ये डिपेंड कर सकता है। यानी ये रेशियो 70-80 का होता है, लेकिन ये अलग हो सकता है। 70-80 ट्रेनिंग के लिए, बाकी बचा टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए एक मतलब ये चीजें आपको समझनी है ध्यान से। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो टेस्ट सेट होता है वो सिर्फ डेटा को इवेल्युएट करने के लिए, ताकि फाइनल मॉडल परफॉर्मेंस अच्छा हो सके, इसके लिए किया जाता है। और कोई भी इंफॉर्मेशन टेस्ट सेट से वो मतलब नहीं दिया जाता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडल को सीखना पड़ेगा कि भाई हमको कुछ प्रॉब्लम को अपने से सॉल्व करना आना चाहिए। ये ठीक वैसे आप समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक टीचर हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं बच्चों को कुछ सवाल दे देता हूं बनाने के लिए, उनको समझ में नहीं आता, मैं 1-2 सवाल बता देता हूं, उसके बाद मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाला 4-5 सवाल वो खुद से बनाए। यदि वो नहीं बना पाते तो मैं तो उनको सिखा देता हूं, लेकिन मशीन मॉडल के साथ नहीं किया जाता है। उनको इस तरीका से बार बार ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो दिए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व आउट अपने से करना सीख जाए। ठीक है, इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस ये होता है ताकि वो अनबायस्ड होकर के मॉडल्स को अच्छा से परफॉर्मेंस बढ़ा सके अनसीन डेटा के साथ। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ट्रेनिंग और टेस्ट सेट के लिए ये बहुत कॉमन है कि वो डेटा वैलिडेशन सेट क्रिएट करें। ठीक है, अब ये वैलिडेशन सेट क्या होता है ध्यान समझिए। देखिए, इसका यूज फाइन ट्यूनिंग के लिए किया जाता है मॉडल को। ठीक है, जब वो ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए जाते हैं, इसका यूज उन कामों में मदद करने के लिए किया जाता है जिससे कि मॉडल को मॉनिटर किया जा सके, स्पेशली मॉडल के परफॉर्मेंस को, और ये डिसीजन बनाया जा सके कि किस तरीका से जो मॉडल है वो पैरामीटर के साथ खेल रहा है, जिसको हाइपर पैरामीटर्स कहा जाता है, या फिर मॉडल सिलेक्शन के बारे में डिस्कस किया जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये स्प्लिटिंग डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट समझ में आया। आने वाले वीडियोस में मैं प्रैक्टिकली इन सभी बातों पर बात करने वाला हूं। ठीक है, अब ध्यान समझिए, डेटा को ट्रेनिंग में, वैलिडेशन में, टेस्ट सेट में बांटा जाता है, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो डेटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, उसके बेसिस पे वो ट्रेनिंग उसको मिले। ठीक है, इससे उसका परफॉर्मेंस जो है वो वैलिडेट होता है, और फाइनली अनसीन एग्जांपल्स के साथ हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो खेल सकता है, अपने कैपेबिलिटीज को जनरलाइज कर सकता है। अब ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोगों को पढ़ना है कि भाई मॉडल किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, मॉडल किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं। देखिए, मॉडल को मशीन लर्निंग प्रोसेस में बिल्ड करने से हमारा मतलब ये है, ऐसे फेज से है जिसमें हम लोग एक एप्रोप्रिएट एल्गोरिदम को सेलेक्ट करते हैं, या फिर एक मॉडल आर्किटेक्चर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जिसका यूज करके हम लोग ट्रेनिंग दे सके अच्छा तरीका का ट्रेनिंग डेटा सेट यूज करके। इस स्टेप में होता क्या है? इस स्टेप में होता है डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल। मतलब हम लोग मॉडल के स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिफाइन करें, किस तरीका से हाइपर पैरामीटर सेट करें, किस तरीका से मॉडल को ऑप्टिमाइज करें, उसके पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करें, किस तरीका से एक्यूरेट प्रिडिक्शंस हम लोग लगा सके, लोग क्या क्या सवाल कर सकते, क्या क्या डेटा दे सकते हैं हमारे मॉडल को, उसका प्रिडिक्शन करें। ठीक है, और हम लोग क्लासिफिकेशन करें कि डेटा को मतलब
अनसेन डेटा क्या क्या हो सकते हैं, किन किन पार्ट में उसको बांटा जा सकता है। ये सारे बातों को सोचते हुए, प्रेडिक्शन लगाते हुए जो मॉडल हम लोग बिल्ड करते हैं उसी को बिल्डिंग द मॉडल कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करने में, ठीक है। पहला स्टेप, सेलेक्टिंग अ मॉडल, मॉडल को सेलेक्ट करना। देखिए, आपका प्रॉब्लम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कीवर्ड ध्यान समझना, जैसे रिग्रेशन, जैसे क्लासिफिकेशन, जैसे क्लस्टरिंग, या आपके केस में और चीजें हो सकती हैं। ये आपकी प्रॉब्लम के टाइप्स हो गए, इस बेसिस पे आप मॉडल बनाते हैं, ठीक है। कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आप फिर उसके बाद चूज करेंगे या मॉडल को आप चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मॉडल जो है वो अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लीनियर रिग्रेशन, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। आपको इन सारे बातों को समझना है कि ये सारी चीजें है क्या। आगे प्रैक्टिकल आपके लिए पूरा पड़ा है, लेकिन थ्योरी आपको पहले एकदम माइंड मैप करना है। डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, एसवीएम जिसको कहा जाता है, न्यूरल नेटवर्क, और भी बहुत कुछ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेरियस मॉडल है जिसका यूज करके हम लोग चीजों को बनाते हैं। अब ये मॉडल को चुनना पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर और किस तरीका का डेटा आपके पास है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है मॉडल का आर्किटेक्चर डिफाइन करना, ठीक है। देखिए, कुछ मॉडल जैसे न्यूरल नेटवर्क है, उसके लिए आपको आर्किटेक्चर डिफाइन करनी पड़ती है। इसमें होता क्या है, नंबर और टाइप ऑफ लेयर डिफाइन करना, और भी जैसे फंक्शन एक्टिवेट करना, या फिर डिजाइन चॉइसेस, ये सारी चीजें डिसाइड करना, ठीक है। ये जो डिफाइनिंग कैटेगरी है, इस चीज को ही हम लोग मॉडल आर्किटेक्चर को डिफाइन करना कहते हैं। ये आर्किटेक्चर डिटरमाइन करता है मॉडल की कैपेसिटी को, कि वो कितना हद तक कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझ सकता है और डेटा से रिलेशनशिप निकाल सकता है, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी आज कर रहा है। अब तीसरा स्टेप होता है हाइपर पैरामीटर सेट करना। देखिए, हाइपर पैरामीटर के बारे में मैंने आपको बताया, एक सेटिंग होता है जो कि डिफाइन करता है मॉडल के बिहेवियर को, ठीक है, लेकिन ये डेटा से नहीं सीखता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं लर्निंग रेट को, या फिर रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ को, या फिर नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स को, और भी बाकी सारी चीजें। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन हाइपर पैरामीटर क्या होता है आपको माइंड में रखना है, कीवर्ड पर आपको जोड़ देना है, ताकि मैं कल दिन प्रैक्टिकल करवाऊं तो आप चीजों को लेकर के कंफ्यूज ना हो। हाइपर पैरामीटर, देखिए, उसका यूज होता है जो भी मशीन लर्निंग प्रोसेस है उसको ट्यूनिंग के लिए, उसके परफॉर्मेंस को ट्यून करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए। इसका यूज ध्यान से समझिए टेक्निक बिल्ड करने में होता है, जैसे ग्रिड सर्च या फिर रैंडम सर्च। अभी आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड लगता होगा, लेकिन 2-4 वीडियोस के बाद आपको फैसिनेटिंग लगने लगेगा। देखिए, मैं एक ही वीडियोस में आपको सारी चीजें नहीं समझा सकता हूं, लेकिन यकीन मानिए मशीन लर्निंग प्रोसेस आज ही कंप्लीट करूंगा। इस पूरे वीडियोस में आपको मशीन लर्निंग प्रोसेस मिलेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा सिखाया जाएगा। चौथा स्टेप होता है हमारा, वो होता है ट्रेनिंग द मॉडल, मॉडल को ट्रेन करना। देखिए, ट्रेनिंग डेटा सेट में होता क्या है, मॉडल को अलग अलग इनपुट फीचर दिया जाता है टारगेट वेरिएबल को मतलब टारगेट करते हुए, कि यूजर क्या इनपुट दे सकते हैं, किस तरीका से चीजें सीखी जा सकती है। ये सारे इनपुट दिए जाते हैं ताकि हम लोग एक्सपेक्टेड इनपुट के साथ मशीन लर्निंग प्रोसेस को, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर सके। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल जो है वो एडजस्ट करता है अपना इंटरनल पैरामीटर, ठीक है, ताकि वो मिनिमाइज कर सके उस डिफरेंस को जो कि प्रिडिक्टेड आउटपुट के बीच में होता है और एक्चुअल आउटपुट के बीच में होता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में देखिए एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज किया जाता है, जैसे कि ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जिसका यूज अपडेट करने में किया जाता है मॉडल के पैरामीटर को,
ठीक है, ये एल्गोरिदम इन सारे एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करना सिखाया जाता है और प्रिडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट के बीच में बैलेंस बनाते हुए अलग अलग पैरामीटर के साथ में मॉडल को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, पांचवा स्टेप होता है मॉडल का इवैल्यूएशन करना। ठीक है, एक बार मॉडल ट्रेन कर दी जाती है, उम्मीद है आपको अब तक तो बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी कि मॉडल को कैसे ट्रेन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका इवैल्यूएशन शुरू होता है। कैसे? जो हम लोगों ने वैलिडेशन सेट बनाया था, या फिर यदि उसमें कुछ चीजें गड़बड़ है तो क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक करी जाती है। देखिए, इवैल्यूएशन मैट्रिसेस जो होते हैं उसमें क्या क्या होती है, जैसे एक्यूरेसी, वो कितना एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है, डेटा कितना प्रिसाइज है, और रिकॉल, वो चीजों को कितना रिकॉल कर पा रहा है। F1 स्कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, मैं आपको इन सारे टर्म के साथ रूबरू करवाने वाला हूं, सभी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको कीवर्ड समझना है कि भाई किन किन पैरामीटर्स, किन किन इवैल्यूएशन मैट्रिसेस के साथ कोई मशीन ट्रेन किया जाता है। ठीक है, एक आता है मीन स्क्वायर्ड एरर, MSE। ठीक है, इसका यूज करके मॉडल को इवैल्यूएट किया जाता है, और भी चीजें होती है जिससे कि मॉडल के परफॉर्मेंस को देखा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। मशीन लर्निंग मॉडल इवैल्यूएशन से होता यह है कि मॉडल के एबिलिटी को हम लोग समझ पाते हैं कि वो डेटा को कितना जनरलाइज कर रहा है और कितना एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पा रहा है अनसीन डेटा के साथ। ठीक है, तो ये होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के बाद फाइन ट्रेनिंग एंड आइटरेशन स्टेप आता है। जो भी इवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है उसके बिहाफ पे हम लोग को फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है मॉडल को। किस तरीका से? हाइपर पैरामीटर को एडजस्ट करके या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन करके उस मॉडल में जो हम लोग बनाए हैं उसके आर्किटेक्चर में। ठीक है, जो भी आइटरेटिव प्रोसेस हम लोगों ने किया है इसका यूज करके मॉडल के परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं, जब तक कि हम लोग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट तक ना पहुंच पाए। याद रखिए कि जितने भी स्टेप मैं आपको पढ़ा रहा हूं उन तमाम स्टेप्स का यूज करके चैट जीपीटी जैसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स बनाए जा रहे हैं और आगे बनाते जाते रहेंगे। आपको मार्केट के अनुसार तैयार होना है। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, चीजों को आपको समझना है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नोटिस करना है वो ये है कि जो भी मॉडल हम लोग बनाते हैं वो एक आइटरेटिव प्रोसेस है, चीजें समय लेती है, आपको बार बार पेशेंटली चीजों को ट्रेन करना पड़ता है। हो सकता है जिस बिहाफ पर आप ट्रेन किए हैं और जिस तरीके का आउटपुट आप मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो आउटपुट ना मिल रहा हो, तो इसलिए आपको बार बार एक्सपेरिमेंटिंग करना होगा, अलग अलग एल्गोरिदम यूज करना होगा, अलग अलग आर्किटेक्चर यूज करनी पड़ सकती है, हाइपर पैरामीटर यूज करना पड़ सकता है उस बेस्ट कॉम्बिनेशन तक पहुंचने के लिए जहां पर आप ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, पेशेंट नहीं, पेशेंस। ठीक है, चलिए, अब एक बार मॉडल को मतलब ट्यूनिंग कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, आप उसका यूज प्रिडिक्शन में कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं, अनसीन डेटा के साथ में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये डेटा को किस तरीका से बिल्ड किया जाता है ये समझ में आया होगा। चलिए, अब मॉडल को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझिए किस तरीका से मॉडल ट्रेन की जाती है। देखिए, मॉडल को ट्रेन करना एक इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो भी आप सेलेक्टेड एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हैं या आर्किटेक्चर आप यूज कर रहे हैं जो आपने पहले सीखा है, ठीक है, उसका यूज करके, ठीक है, आपको क्या करना है, डेटा को ट्रेन करना है ताकि वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन लगा सके और एक्यूरेट क्लासिफिकेशन दे सके। ट्रेनिंग के दौरान ध्यान समझिए, मैंने आपको शुरू में बताया मॉडल को एडजस्ट करना पड़ता है इंटरनल पैरामीटर के साथ, या फिर जो भी इनपुट फीचर या फिर करस्पॉन्डिंग टारगेट वेरिएबल आपने उनको देना चाहा है उस अनुसार मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो मिनिमाइज एरर दे सके और जो भी लॉस हो रहा है प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यूज के बीच में उसको फुलफिल किया जा सके।
ठीक है। अब ध्यान से समझना है, ट्रेनिंग के दौरान आपको मॉडल कैसे ट्रेन किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप होता है आपको इनपुट डेटा, ठीक है। जो भी आप ट्रेनिंग डेटा कर रहे हैं, जो भी इनपुट फीचर आप दे रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर प्रिडिक्शंस के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब आपको ये समझना है कि भाई मेरे मशीन को लोग क्या क्या काम करवा सकते हैं, आपको ये समझना है। इस चीज को क्या कहा जाता है जानते हैं? इस चीज को कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यदि आप नहीं जानते इसके बारे में तो मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं, वहां मैंने बखूबी चीजों को समझाया है। चैनल पर वंडरफुल कंटेंट पहले से है और आ रही है। आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं ऐसा ही एजुकेशनल कंटेंट लेकर के आ सकूं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जो भी मॉडल है वो इस डेटा का यूज करता है पैटर्न समझने में और रिलेशनशिप को समझने में, इनपुट डेटा का यूज करके। दूसरा स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। शुरुआत में जो मॉडल का पैरामीटर है, ठीक है, उसका यूज रैंडमली इनिशियलाइजेशन करने में होता है और वैल्यू को डिटरमाइन करने में होता है। ये पैरामीटर जो होते हैं ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं और मॉडल के बिहेवियर को समझते हैं, ठीक है। तो फिर अगला आता है तीसरा स्टेप, वो है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन क्या है, ध्यान समझिए। जो भी डेटा को आप ट्रेनिंग दिए हैं, ठीक है, उसको मॉडल को दिया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। और जो इनपुट फीचर है उसको प्रोसेस किया जाता है मॉडल के लेयर और कंपोनेंट के जरिए। ये मॉडल जनरेट करता है प्रिडिक्शंस को या आउटपुट को, जो भी आप करंट वैल्यूज उस पैरामीटर के अनुसार उसको दिए हैं, ठीक है। यानी कि जो भी ट्रेनिंग के दौरान आप इनपुट फीचर दे रहे हैं, आपका मॉडल उसको प्रोसेस करना सीखता है। चौथा स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ लॉस। देखिए, मॉडल का जो प्रिडिक्शंस है, ठीक है, जिसका कंपैरिजन आप यदि एक्चुअल टारगेट वेरिएबल के साथ करें, ठीक है, और आपको एक लॉस फंक्शन या फिर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज करना पड़ता है इस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए कि क्या डिफरेंस है आपके प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बीच में और ट्रू वैल्यूज के बीच में, ताकि आप वो पैमाना प्रिडिक्ट कर सके कि हम कहां गड़बड़ कर रहे हैं, हमारा मशीन लैंग्वेज कहां पर थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ये जो लॉस फंक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है मॉडल के परफॉर्मेंस को, ठीक है, जो भी आप डेटा को ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। पांचवा स्टेप आता है बैकवर्ड प्रोपेगेशन। ये क्या होता है, जिसको हम लोग बैक प्रोपेगेशन भी कहते हैं। देखिए, मॉडल का पैरामीटर जो है वो बार बार अपडेट किए जाते हैं एक ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम के जरिए। जैसे मैंने आपको इससे पहले ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में बात किया था, यही चीजें बार बार होते रहती है। ये जो लॉस का ग्रेडियंट होता है, ठीक है, लॉस फंक्शन का जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, मॉडल के पैरामीटर जो भी वो कैलकुलेट किया है उसके रिस्पेक्ट में, और जो पैरामीटर जो कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एडजस्ट कर रहे हैं, ये सभी चीजें का यूज करके लॉस को मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। छठा स्टेप होता है आइटरेशन। देखिए, जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, लॉस कैलकुलेशन और जो बैक प्रोपेगेशन चल रहा है, ये स्टेप बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आइटरेशन आप किए जा रहे हैं जब तक कि आपको एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं मिल जाता कि हाँ इस सेट पर मेरा मशीन अच्छा से काम कर रहा है, ठीक है। हर एक आइटरेशन जो है, मतलब ध्यान समझिए, उसको रेफर किया जाता है एक इपॉक से, ठीक है, एक इपॉक से। ये जो मॉडल है वो धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू करता है अपने परफॉर्मेंस को, और मतलब इस बेसिस पे कि वो डेटा को ट्रेन कर रहा है और डेटा के पैरामीटर को अपडेट कर रहा है, जिससे कि चीज़ें बार बार मशीन लर्निंग मॉडल बार बार चीज़ों को सीखता है और अपने आप को इन्हेंस करता जाता है। सातवां आता है कन्वर्जेंस। ये क्या होता है, देखिए, ट्रेनिंग प्रोसेस में बार बार ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहती है कि जब तक कि हमारा मॉडल परफॉर्मेंस एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं पहुंच पाए,
ठीक है। और यदि ये नहीं पहुंच पाता तो हम लोग उस हद तक ट्रेनिंग देते रहते हैं, हार नहीं मानते, नेवर गिव अप, ठीक है। लास्ट में हम लोगों को एक कन्वर्जेंस पॉइंट मिल जाता है जहां पर फर्दर आइटरेशन हम लोगों को जरूरत उतना नहीं पड़ता है, मतलब परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, और इस स्टेप को कन्वर्जेंस कहा जाता है। मतलब अब हमारा मशीन लैंग्वेज ट्रेन हो चुका, आप ऐसा कह सकते हैं। 8वां स्टेप में होता है इवैल्यूएशन, मॉडल का इवैल्यूएशन करना। एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी जाती है, मॉडल के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, अलग अलग वैलिडेशन सेट दे करके, क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक यूज करके, और इस वैलिडेशन का यूज करके हम लोग पता करते हैं कि हमारा मॉडल कितना ट्रेन हो चुका है अनसेन डेटा का यूज करने के लिए, ठीक है। ध्यान समझिए, एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना, ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यूज के साथ में, ताकि मॉडल का पैरामीटर अच्छा तरीका से काम करे, लॉस मिनिमाइज हो सके, हमारा प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो सके, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो फंडामेंटल होता है मॉडल एबिलिटी के लिए, और इससे हमारा जो मशीन होता है वो एक्यूरेट बन पाता है और डेटा के साथ अच्छा से काम कर सकता है। तो समय लगता है, आपको इंतजार करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है इस फील्ड में। यदि आप नहीं रख रहे तो फिर आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, पेशेंटली आपको वर्क करने की जरूरत है। अब अगला आता है मेकिंग प्रिडिक्शंस, कि क्या क्या प्रिडिक्शंस की जाती है। देखिए, मेकिंग प्रिडिक्शंस होता क्या है? मशीन लर्निंग का एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा फेज होता है जिसमें हम लोग ट्रेंड मॉडल का यूटिलाइजेशन शुरू कर देते हैं। जो भी वो पैरामीटर सीखा है उसका यूज करके हम लोग उसे जनरेट करवाते हैं कोई भी प्रिडिक्शंस, या फिर उससे एस्टिमेट करवाते हैं कोई भी नया अनसीन डेटा को, ठीक है। एक बार मॉडल को ट्रेन कर दिया जाता है एक लेबल्ड डेटा सेट के अनुसार, और उसको पैरामीटर तक ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है, तो फिर उसका यूज होने लगता है प्रिडिक्शंस करने में। इनपुट डेटा बिना किसी आउटकम्स को जाने उसके साथ उस क्वेश्चनिंग करना शुरू हो जाता है, यानी एग्जाम शुरू हो जाती है उसके साथ। अब ध्यान समझना है इस मेकिंग प्रिडिक्शंस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो भी आप ट्रेंड मैकेनिकल लर्निंग मॉडल के साथ आप कर रहे हैं। पहला स्टेप होता है प्री प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा। डेटा को जो भी आप इनपुट कर रहे हैं उसको प्री प्रोसेस करना। कोई भी मतलब प्रिडिक्शंस बनाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी चीजें हो रही है उसको प्री प्रोसेस करना, ठीक है। जो भी इनपुट डेटा आप दे रहे हैं एक कंसिस्टेंट मैनर में, ठीक है, किस तरीका से हमारा प्री प्रोसेस्ड डेटा जो है वो ट्रेनिंग फेज के दौरान काम करता है। आपको ये स्टेप्स बहुत ध्यान से समझना है, क्रूशियल स्टेप्स होता है। इसमें होता क्या है, इसमें स्केलिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है, एनकोडिंग होता है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होता है, और मिसिंग वैल्यूज के साथ उसको हैंडल करना होता है, या फिर कोई भी नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो कुछ भी हम लोगों को करना पड़ता है ताकि हमारा इनपुट डेटा को एक सुटेबल फॉर्मेट में मॉडल के जरिए ट्रेन किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है फीडिंग द इनपुट डेटा टू द मॉडल। इनपुट डेटा को मॉडल को फीड करवाना। देखिए, जो भी प्री प्रोसेस्ड इनपुट डेटा है वो ट्रेंड मॉडल में पास किया जाता है। मॉडल जो है वो अपना सीखा हुआ पैरामीटर अप्लाई करता है जो भी वो ट्रेनर से या ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान पाया है, और उसका यूज करके वो प्रिडिक्शन करता है या फिर आउटकम को एस्टिमेट करता है, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है जनरेटिंग प्रिडिक्शंस। उसके बाद प्रिडिक्शन को जनरेट किया जाता है। मॉडल जो भी प्रोसेस लगाता है इनपुट डेटा के साथ में, और जो भी प्रिडिक्शन प्रोड्यूस करता है आउटपुट के जरिए, इसमें जनरेटिंग प्रिडिक्शंस के अंतर्गत ही आता है। जो भी प्रिडिक्शन का टाइप होता है वो डिपेंड करता है टोटली स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर, यानी कि आप मॉडल से किस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर सकता है एक क्लास या कैटेगरी को जो इनपुट से वो बिलोंग करता हो, ठीक है।
या फिर एक रिग्रेशन प्रॉब्लम में जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है एक कंटिन्यूअस वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यूज को। तो ये डिपेंड करता है कि आप मॉडल से क्या काम करवाने वाले हैं। जरा सोचिए चैट जीपीटी को किस तरीका से ट्रेनिंग दिया गया होगा कि आज वो इतना स्ट्रांग बन गया है, लगभग सारे काम वो कर दे रहा है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर दे रहा है। काबिलियत तारीफ है। चौथा स्टेप आता है पोस्ट प्रोसेसिंग द प्रिडिक्शंस। जो भी प्रिडिक्शंस है उसको प्री प्रोसेसिंग के साथ साथ पोस्ट प्रोसेस करना। ध्यान समझिए, जब मॉडल मतलब प्रिडिक्शन जनरेट कर देता है, ठीक है, ये बहुत नेसेसरी हो जाता है पोस्ट प्रोसेस करना, ठीक है, आउटपुट के साथ। इस स्टेप में होता क्या है, देखिए इस स्टेप में होता है जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसको वापस से ओरिजिनल स्केल से मैच करना, उसमें थ्रेशोल्ड अप्लाई करना या फिर कोई डिसीजन रूल अप्लाई करना या फिर कोई भी नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन जिससे कि डिजायर्ड वैल्यू मतलब प्रिडिक्शन से आ सके। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको शॉर्ट टर्म में समझाना चाहूं, कि जो भी वैल्यू हमारा मॉडल दिया है उसको ठीक करना, उसको रिन्यू करना, ठीक है। यानी हम लोग कहीं नहीं रुकते हैं जब तक कि 100% मॉडल ट्रेन ना हो जाए। पांचवा स्टेप होता है इंटरप्रिटिंग एंड यूजिंग द प्रिडिक्शंस। जो भी प्रिडिक्शंस है उसको इंटरप्रेट करना, किस तरीका से प्रिडिक्शंस जो है वो ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार यदि जो भी प्रिडिक्शंस है वो ऑब्टेन्ड हो जाता है तो उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाता है और स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अनुसार उसका यूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो भी एक्शंस वगैरह है वो ली जाती है, प्रिडिक्शंस के बेसिस पर डिसीजन बनाई जाती है और इनसाइट जनरेट किए जाते हैं या फिर जो भी आउटपुट वगैरह उसको फर्दर एनालाइज किया जाता है, ठीक है। ध्यान समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी क्वालिटी है प्रिडिक्शंस का वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि डेटा को किस तरीका से ट्रेन किया गया है, कौन सा मॉडल चुना गया है, मॉडल का क्या पैरामीटर है और तो और किस तरीका से आप कैपेबिलिटीज को जनरलाइज किए हैं मॉडल के, ठीक है। और रेगुलर इवैल्यूएशन और वैलिडेशन टेक्निक, पूरा का पूरा मॉडल का परफॉर्मेंस जो कि अनसीन डेटा के साथ में होता है उसका, ये सारी चीजें एंश्योर करता है मॉडल का रिलायबिलिटी को और एक्यूरेसी को, ताकि वो अच्छा से प्रिडिक्ट कर सके आउटपुट को, ठीक है। ध्यान समझिए, ये जो प्रिडिक्शंस होता है ये कोर कंपोनेंट होता है मशीन लर्निंग का और ये मॉडल को इजाजत देता है अच्छा से वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करना, ताकि वो डिसीजन को ऑटोमेट कर सके, डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट कर सके और इनपुट डेटा का अच्छा आउटपुट, अच्छा प्रिडिक्शन दे सके, ठीक है। अब ध्यान समझिए, हमारा आखिरी स्टेप आ जाता है, वो है कैलकुलेटिंग द परफॉर्मेंस मैट्रिसेस। ध्यान समझिए, ये जो भी स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं उन सारे स्टेप्स के अनुसार हम लोग एक मशीन मॉडल को परफॉर्मेंस उसका डिसाइड करते हैं। तो इसमें ध्यान समझिए, जो भी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस होती है हम लोग वो डिसाइड करते हैं। इसमें होता क्या है, ये मशीन लर्निंग का प्रोसेस होता है, जाहिर बात है। इसमें जो भी परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किए जाते हैं ट्रेंड मॉडल का, ठीक है, ताकि हम लोग अपने मॉडल को एक हद तक ट्रेन कर सके। अब सवाल ये उठता है कि किस मैट्रिसेस के बिहाफ पे हम लोग मॉडल के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को तैयार करते हैं। तो ध्यान समझिए, इसका कंपैरिजन होता है इसके प्रिडिक्शंस का एक्चुअल वैल्यूज से जो हम लोग आउटपुट चाहते हैं, या फिर उन लेवल्स से या फिर उन टारगेट वेरिएबल से, ठीक है। ये जो मैट्रिसेस है ये प्रोवाइड करती है हमें एक क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है, जिससे कि हम लोगों को यह पता चलता है कि हमारा मॉडल जो है वो कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है और हम लोगों को ये बातें पता चलती है कि मॉडल कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज जानकारी दे पा रहा है, कितना अच्छा रिकॉल पावर है, कितना अच्छा जनरेटिव एआई है, कितना अच्छा एनएलपी है, F1 स्कोर या फिर बाकी सारे रेलिवेंट मेजर्स जो है हम लोगों को बताता है, ठीक है। ध्यान समझिए, जो भी मतलब
परफॉर्मेंस मैट्रिसेस है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीका से चीज़ें हम लोगों को समझना होता है। पहला एक्यूरेसी, इसका मतलब ये है कि कितना करेक्टनेस है हमारे मॉडल के साथ में, कितना अच्छा प्रिडिक्शंस हमारा मशीन मॉडल लगा रहा है। ये रेशियो होता है किसका, उस नंबर का जो कि करेक्ट प्रिडिक्शंस का होता है और उस नंबर के साथ में जो कि प्रिडिक्शंस हमारा मशीन बनाता है। ठीक है, इसको एक्यूरेसी कहा जाता है। ठीक है, ये रेशियो जितना अच्छा रहेगा उतना एक्यूरेट हमारा मॉडल रहेगा। दूसरा होता है प्रिसाइजन। प्रिसाइजन क्या होता है, एक प्रोपोर्शन होता है करेक्टली प्रिडिक्टिव पॉजिटिव इंस्टेंसेस, जिसको हम लोग ट्रू पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं, उन सारे इंस्टेंसेस के बीच में जो कि पॉजिटिव माना गया है। ठीक है, इसमें ट्रू पॉजिटिव भी और फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकती है। देखिए ध्यान समझिए, ये हम लोगों को बताता है कि हमारा मॉडल जो है वो कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और कितना पॉजिटिव आउटकम दे पा रहा है। मतलब कि यदि हमारे मॉडल से कुछ ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछ दिए जाए तो भी कहीं वो उसका जवाब मतलब उस तरीका से ना दे दे जिससे कि कुछ नेगेटिव लोगों का काम हो जाए। हमारे मशीन को इस तरीका से भी ट्रेन किया जाता है, तो इसको फॉल्स पॉजिटिव आंसर कहा जाता है। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी से यदि हम लोग कुछ ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो सीधा सरेंडर कर देगा, हाथ जोड़ लेगा, बोलेगा हमसे नहीं हो पाएगा। तो यही चीजें हमारे मशीन लैंग्वेज को सिखानी पड़ती है। इस चीज को प्रिसाइजन कहा जाता है। रिकॉल, इसका मतलब होता है सेंसिटिविटी या फिर ट्रू पॉजिटिव रेट। देखिए, रिकॉल उस डेटा को मेजर करता है, उस प्रोपोर्शन को मेजर करता है जो कि करेक्टली प्रिसाइज्ड प्रिडिक्टेड पॉजिटिव इंस्टेंसेस के बीच में होता है, उन सारे सभी एक्चुअल पॉजिटिव इंस्टेंसेस के साथ में। ठीक है, वापस से वही ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, इसमें मॉडल का एबिलिटी जो होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है पॉजिटिव इंस्टेंसेस के साथ में करेक्टली। ठीक है, ये समझ में आया आपको। चौथा होता है F1 स्कोर। ये मतलब ये तीनों चीजें तो आपको समझ में आती होगी। F1 स्कोर एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। देखिए, ये हार्मोनिक मीन होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। क्लास 11 एक चैप्टर आता था क्लास 11 में जिसका नाम था सीक्वेंसेस एंड सीरीज, वहां पर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें ये हार्मोनिक मीन होता है प्रिसाइजन का और रिकॉल का। ठीक है, जो भी हम लोग आंकड़ों में निकाल रहे हैं इनका यूज करके F1 स्कोर निकाला जाता है। ये जो F1 स्कोर है ये हमें प्रोवाइड करता है एक बैलेंस्ड मेजर मॉडल का परफॉर्मेंस का। ठीक है, जो कि हम लोग कंसीडर करते हैं प्रिसाइजन और रिकॉल के दौरान। इसका अक्सर यूज होता है जब एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्लासेस और इम्बैलेंस डेटा सेट के बीच में। ठीक है, अगला आता है स्पेसिफिसिटी। देखिए, स्पेसिफिसिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रू नेगेटिव रेट। देखिए, स्पेसिफिसिटी ध्यान समझिए, ये एक मेजर होता है उस प्रोपोर्शन का जो कि करेक्टली प्रिडिक्टेड किया जाता है नेगेटिव इंस्टेंसेस के साथ में, उन सारे एक्चुअल नेगेटिव इंस्टेंसेस के साथ में। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट करता है मॉडल के एबिलिटी को कि वो नेगेटिव इंस्टेंसेस को कितना अच्छा से आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक आता है MSE। ये क्या होता है, ये कॉमनली यूज्ड मैट्रिक होता है रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, इसका यूज करके मेजर किया जाता है एवरेज स्क्वायर्ड डिफरेंस। ठीक है, जो कि हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बीच में और एक्चुअल वैल्यूज के बीच में होता है। ठीक है, जितना ज्यादा MSE लो होगा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, चलिए, छठा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसका नाम है MAE। देखिए, एक अनदर मैट्रिक होता है, वो भी रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए होता है। ये क्या होता है, ये एवरेज एब्सोल्यूट डिफरेंस और प्रेडिक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज के बीच में मेजर होता है एक तरीका का। उसी तरीका से जिस तरीका से MSE काम करता है, ठीक उसी तरीका से MAE जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना बेटर परफॉर्मेंस हमारा मॉडल का होगा। आठवां होता है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको ROC कहा जाता है। ठीक है, ये कर्व होता है।
ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, जिसको हम लोग AUC कहते हैं। ये ROC एक कर्व होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मॉडल के परफॉर्मेंस का, ठीक है, अलग अलग थ्रेशोल्ड के बीच में। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है, जिस तरीका से एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीका से यहां ये परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करता है मॉडल का, और ये प्रोवाइड करता है कि किस तरीका से एक सिंगल वैल्यू होता हम लोगों को प्रोवाइड करता है, और ये समराइज करता है ROC कर्व को, ठीक है। ये कॉमनली यूज्ड होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम टेक्निक में। ध्यान समझिए, जो भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का चॉइस होता है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर, किस तरीका का डेटा है, किस तरीका का गोल है जो आप एनालिसिस के लिए दे रहे हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है कि जो भी कॉन्टेक्स्ट और रिक्वायरमेंट आप एप्लीकेशन के लिए दे रहे हैं, मतलब एप्रोप्रिएट सेलेक्टिंग परफॉर्मेंस मैट्रिसेस के दौरान, ये ध्यान से आपको समझना है कि किस तरीका से आप मशीन को ट्रेन किए हैं, उस बेसिस पे आप मशीन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का, ठीक है। ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यदि आप एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आप क्वांटिटेटिवली इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कितना इफेक्टिव है आपका ट्रेंड मॉडल, ठीक है, और आप बेसिकली एक डिसीजन बना सकते हैं परफॉर्मेंस और सुटेबिलिटी का, जो भी आप मशीन बनाए हैं, ठीक है, और आप उस मशीन को उस अनुसार प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां आखिरी स्टेप आ जाता है जिसका नाम है मेकिंग वर्डिक्ट। इसमें क्या होता है, देखिए, मेकिंग अ वर्डिक्ट क्या होता है, एक मशीन लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें फाइनल डिसीजन पर हम लोग पहुंच जाते हैं, कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, जिससे कि हम लोगों को पता चलता है कि मॉडल का प्रेडिक्शन जो है और जो इवैल्यूएशन है, ठीक है, वो कितना बेहतर है और कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा है। मॉडल को एक बार ट्रेनिंग दे दी जाती है, एक बार प्रेडिक्शन करवा दिया जाता है, परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर दिया जाता है, उसके बाद आप ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं इस रिजल्ट के बारे में और बना सकते हैं अपना कोई भी डिटर्मिनेशन कि मॉडल कितना इफेक्टिव होगा और प्रॉब्लम को कितना अच्छा तरीका से सॉल्व कर पाएगा। ध्यान समझिए, इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द परफॉर्मेंस मैट्रिसेस। जो भी आपको मतलब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मिला, उससे आप क्या निकाल पा रहे हैं, क्या इंटरप्रिटेशन निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीजें कैलकुलेट करना पड़ता है इवैल्यूएशन फेज के दौरान। आपको एक्यूरेसी, प्रिसाइजन, रिकॉल, F1 स्कोर और भी बहुत सारे रेलिवेंट मैट्रिसेस होते हैं, और आपको समझना पड़ता है कि आपका मशीन मॉडल कितना परफॉर्म कर पा रहा है। उसके बाद आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट समझना पड़ता है उस प्रॉब्लम को लेकर के, जहां आपका मशीन मॉडल पर प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि आपका मॉडल जो है वो सही क्राइटेरिया तक काम कर पा रहा है कि नहीं, जिसको आप सक्सेस कहते हैं। दूसरा होता है डोमेन नॉलेज एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें होता क्या है, देखिए, डोमेन नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, प्रॉब्लम को कंसीडर करना पड़ता है प्रॉब्लम के अनुसार, ठीक है। ध्यान समझिए, मॉडल का प्रिडिक्शन आपके एक्सपेक्टेशन के साथ अलाइन हो पा रहा है कि नहीं, आपके एप्लीकेशन को पूरा कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ता है। ध्यान समझिए, कोई भी एडिशनल नॉलेज या फिर कॉन्स्ट्रेंट आपको प्रॉब्लम में वापस देना पड़ सकता है यदि आपका मशीन उस एक्सपेक्टेशन के साथ काम नहीं कर पाता है तो, ठीक है। इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान समझिए, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नया करियर अपॉर्चुनिटीज बन भी रहा है। थर्ड स्टेप आता है बिजनेस और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। देखिए, आप मॉडल के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लेते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बिजनेस या फिर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पर जाना चाहते हैं। आपको बहुत सारे परफॉर्मेंस फैक्टर समझना पड़ता है, जैसे कॉस्ट, ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंस, या फिर एक कोई भी रेलिवेंट कंसिडरेशन जो कि आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मॉडल प्रेडिक्शंस को इंपैक्ट करता है, ठीक है। चौथा होता है आइटरेशन एंड इंप्रूवमेंट। यदि मॉडल का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है
तो उसके बाद आपको वापस से आइट्रेशन करना पड़ता है, मॉडल को इंप्रूव करना पड़ता है। इसमें वापस से हाइपर पैरामीटर को एडजस्ट करना, मॉडल के आर्किटेक्चर को चेंज करना, या फिर अलग अलग एल्गोरिदम एक्सप्लोर करना, या फिर मॉडल को आइटरेट करना अलग अलग डेवलपमेंट टेक्निक के थ्रू, और उसको रिफाइन करना, इनहेंस करना मॉडल के परफॉर्मेंस को। ठीक है। पांचवा स्टेप होता है डिसीजन मेकिंग। देखिए इसमें होता है क्या है, इवैल्यूएशन के बेसिस पे, इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे, डोमेन नॉलेज के बेसिस पे, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, और डिसीजन के बेसिस पे, या फिर उस वर्डिक्ट के बेसिस पे जो कि आप मॉडल की इफेक्टिवनेस का पता लगवाते हैं, उस बेसिस पे आपको ये डिसीजन बनाना पड़ता है कि मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए कितना सेलेक्टेबल है, कितना कंडक्टिंग है फर्दर एनालिसिस के लिए, टेस्टिंग के लिए। आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि फर्दर इंप्रूवमेंट या फिर एक्सप्लोरेशन मॉडल में किया जा सकता है या नहीं। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करने वाला है कि जो वर्डिक्ट होता है इसका प्रोसेस, ये एक स्ट्रिक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं होता है, बल्कि एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है, डायनामिक प्रोसेस होता है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन इन्वॉल्व होते हैं, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होते हैं, कंसिडरेशन ऑफ डोमेन स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। ठीक है। और जो भी गोल होता है उस बातों को डिटरमाइन करने के लिए कि भाई आपका मॉडल जो है वो डिजायर्ड क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि नहीं, और सुइटेबल है कि नहीं डिप्लॉयमेंट के लिए या फिर फर्दर रिफाइनमेंट के लिए। ठीक है। वर्डिक्ट एक इसेंशियल स्टेप होता है मशीन लर्निंग प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है कि किस तरीके से आपका मॉडल रिलायबल हो सके, यूजफुल हो सके, आपके प्रेडिक्शन अच्छे से काम कर सके अलग अलग सिनेरियोज में, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में। ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेप है, ये पूरा मशीन लर्निंग मॉडल का स्टेप था कि किस तरीके से हमारा मॉडल काम करता है। उम्मीद है आपको ये स्टेप्स एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।